किसानों के मसले पर सुप्रीम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा, समिति बनाइए, बातचीत कीजिए। समिति में किसानों को शामिल कीजिए। कोर्ट का पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी को नोटिस। कल तक सभी से मांगा जवाब, कल फिर सुनवाई। किसान अपनी जिद पर अड़े, मांग पूरी होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल, जिद के आगे किसकी जीत? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। किसानों के आंदोलन को महीना भर होता आया, ना किसान पिघले हैं, ना उनकी मांगें कमजोर पड़ी हैं। शुरू में संवादहीनता बाधा थी, फिर संवाद भी शुरू हुआ और कई बार बातचीत हुई, लेकिन बेनतीजा रही। अभी तक तो कम से कम बेनतीजा ही रही हैं और अब जो गतिरोध है उसका बातचीत से कोई हल कैसे निकलेगा यह समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। किसानों को कानूनों की वापसी से कम कुछ नहीं चाहिए। सरकार कानूनों में संशोधन को तो तैयार है, लेकिन कानून वापस नहीं लेंगे ये कह चुकी है। तो बातचीत किस मुद्दे पर हो रही है, किस मुद्दे पर होगी? बहरहाल इसके अलावा और कोई लोकतांत्रिक तरीका बचता नहीं है, सो बातचीत से ही उम्मीद की जानी चाहिए। लेकिन ये समझना मुश्किल हो गया है कि अब घटनाएं किस दिशा में जा रही हैं और जाएंगी। ये समझना किसानों और सरकार के लिए भी आसान नहीं है। देश के साथ साथ पूरी दुनिया की निगाहें इस आंदोलन पर ठहर गई हैं कि आगे क्या होगा। और आज प्राइम डिबेट में इस पर बहस होगी इन सवालों के जरिए कि गतिरोध के दौराहे पर खड़े आंदोलन का अब आगे का रास्ता क्या होगा। तर्क से ज्यादा ताकत के प्रदर्शन पर आकर ठहर गया है क्या ये आंदोलन? और क्या अदालत की चौखट से निकलेगा किसान आंदोलन का रास्ता? हमारे साथ रामपाल नेताजी हैं, किसान नेता हैं, रामपाल जाट साहब, और माधवराम चौधरी साहब हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। शारदाकांत शर्मा कांग्रेस के नेता हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सुरेश जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं विश्लेषक के तौर पर, आपका भी बहुत स्वागत है। रामपाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही होगी, सुन पा रहे ना मुझे? आ रही है साहब जी। देखिए, किसानों का स्पष्ट रुख है कि कानून की वापसी से कम हमको कुछ भी नहीं चाहिए, और सरकार का स्पष्ट रुख है कि कानून तो वापस नहीं होंगे, संशोधन किए जा सकते हैं, जिसके लिए बातचीत कर लीजिए। और बहुत सारी जो आपकी शुरुआती मांगे थी उसके ऊपर वो रजामंद भी हुए हैं। तो कानून से कुछ कम नहीं चाहिए, कानून की वापसी से कम नहीं चाहिए, और कानून तो वापस नहीं होंगे। इस स्थिति में क्या हल देखते हैं आप इस मामले का? जेपी शर्मा साहब, कि सरकार ने जो रुख अपनाया है वो हर धर्म तक उसको कही जा सकती है। सरकार का मन बड़ा होना चाहिए, और ये राजहट जब जनहित के लिए हो तो अच्छी बात है, लेकिन राजहट खुद के प्रजा के ऊपर ही हो, खुद की जनता के ऊपर हो तो बुरी बात है। जिस जनता ने, जिन किसानों ने इनको प्रधानमंत्री की कुछ तक पहुंचाया, उनकी बातों को लेकर द्रवित नहीं होकर उस पर हट करना ये किसी भी ढंग से उचित नहीं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, एक दूसरा विषय जो और इसके साथ ही वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून। सरकार ये तो कह रही है कि हम जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली चली आ रही है उसको यथावत रखने के लिए लिखित आश्वासन देने को तैयार है, लेकिन इस पर मुंह नहीं खोल रही कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। तो ये दोनों अलग अलग विषय है। सरकार इसको ऐसे प्रस्तुत कर रही है जैसे दोनों का अर्थ एक ही हो, जबकि दोनों का अर्थ अलग अलग है। इसलिए आज किसान को बाजरा के 1 क्विंटल के दाम 2150 नहीं मिल रहे,
मक्का के दाम नहीं मिल रहे, धान के दाम नहीं मिल रहे, इसलिए किसान चाहता है कि कम से कम जो उसने पैदा किए उसके न्यूनतम दाम तो मिल जाए जो सरकार द्वारा तय किए गए, वो मिल सकते हैं गारंटी के कानून द्वारा। उस पर भी सरकार अभी तैयार नहीं है। इसलिए विषय ये भी है, तो इस विषय को लेकर भी लगातार सरकार चुप्पी साधे हुए है, इस पर बोलने को तैयार नहीं है। और हमारा कहना यह है कि आप इस पर बोलो और इस पर अपनी बात खुलासा करो, लेकिन सरकार है कि इस पर खुलासा करने को तैयार नहीं। जहां ये तक बात तीन भी कानून की रामपाल जी, ये जो आप नया कानून बनाने की बात कर रहे हैं, ये भी उस स्थिति में आपकी मांग है ना जब पहले जो कानून बनाए हैं उनको आप निरस्त कर दें? ये दोनों साथ साथ ही शर्मा साहब, तो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज है। हमने ये कहा था कि ये कानून बनाओ, सरकार ने ये कानून बनाने की बजाय इसके विपरीत काम किया। 3 ऐसे कानून ले आए जो सरकारों की आय को कम करने वाले हैं, सरकार की उपजों के दाम घटाने वाले हैं, ये ऐसे पूंजीपतियों को एकाधिकार देने वाले हैं जो उत्पादक को तो कम से कम दाम देना चाहेंगे और उपभोक्ता की जेब से ज्यादा दाम वसूलना चाहेंगे। वो स्टॉक कर सकेंगे कितना भी, कोई सीमा नहीं। इसलिए स्टॉक के द्वारा वो दोनों तरफ से, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों की जेब खाली करेंगे और खुद की जेब भरेंगे। इसलिए ये खतरनाक चीज है। और ये तीसरा मैं कहना चाहूंगा, ये निवेश आधारित विकास का मॉडल उसका परिणाम है। उस दिशा में कानून जा रहे हैं। हमारा कहना है कृषि प्रधान भारत देश के खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान की पगडंडी में होकर जाता है, निवेशकों के घर होकर नहीं। तो अभी सरकार ने जो रास्ता चुना है, जो प्रारूप चुना है विकास का, वो चुन लिया। ठीक है, राधाराम चौधरी साहब आपको जवाब देना चाह रहे हैं, आप इसको कुछ स्पष्ट करना चाह रहे हैं, बोलिए चौधरी साहब बोलिए। जेपी शर्मा जी, मोदी सरकार किसानों की हितैषी सरकार रही है और 6 साल में उन्होंने ऐसे कई काम किए हैं। रामपाल जी मेरे साथी रहे हैं और इनकी एक मांग रही है, अभी इन्होंने एक चीज बताई कि सरकार की आय बढ़ाने वाले जो ये विधेयक जो लाए गए हैं वो सरकार की आय नहीं बढ़ा रहे हैं। सरकार जनता की कल्याण के लिए होती है और कल्याण के लिए कार्य करती है। इनकी मांग, रामपाल जी भाई साहब अभी बता रहे थे कि इनकी मांग ये है कि ये किसान पे टैक्स लगाना चाह रहे हैं। मोदी सरकार एक तरफ टैक्स हटाना चाह रही है और ये किसानों से टैक्स लेना चाह रहे हैं। रामपाल जी ने, मैंने काफी सालों तक साथ में काम किया है और इन्होंने बार बार मांग रही है कि जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए। किसान की आय उसके लागत के ऊपर 1.5 गुना उसको मिलना चाहिए। जब मोदी सरकार एमएसपी पे 1.5 गुना बढ़ा दी गई, जब एमएसपी के उनको आश्वासन दे दिया गया, आज तक ये बार बार डिबेट में ये कहते आए हैं कि ये काले कानून किसानों के पक्ष में नहीं है। तो ये कम से कम जेपी साहब ये तो बतावे कि इनमें ऐसा क्या गलत है और क्या गलत है जिसके कारण सरकार बैठ के बात करना चाह रही है। ये सुझाव देवे कि किसान का भला कैसे होगा। आज तक मैंने किसी व्यक्ति को यह न तो कांग्रेस कह पा रही है या न रामपाल जी जो किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं वो कहीं पे भी ये बात नहीं कह पा रहे हैं कि इन विधेयकों में ऐसी क्या चीज जोड़ी जाए जिससे किसान का भला हो। जोड़ रहे हैं ना, वो बता रहे हैं ना आपको कि एमएसपी इंश्योर करने के लिए एमएसपी के इंश्योर के लिए ये खुद कह रहे हैं कि आश्वासन देना चाह रहे हैं। तो आश्वासन ही तो सरकार अगर सदन के पटल पे आश्वासन दे रहे हैं तो सदन में कही गई बात अपने आप में कानून होती है। ये भी जानते हैं और सारे लोग, ये खुद कानून के ज्ञाता है। सदन में कोई भी चीज का आश्वासन होता है या लिया जाता है वो अपने आप में कानून होता है। तो इनमें कहां भ्रम की स्थिति है, ये अपने आप में खुद में स्पष्ट नहीं है। ये शायद खान जी बताना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं आता हूं आपके पास वापस। हाँ चौधरी साहब, सदन में जो बात होती है वो कानून होता है। इसकी पूरा देश गवाह है। सदन को आप कई बार ठग चुके हैं। सदन में कई बार ऐसे ऐसे वक्तव्य आपने दिए जो सदन के पटल पर हैं, मगर आपने देश को ठगा है सदन में ही बैठ करके। सदन का सत्र क्यों नहीं बुला रहे हो? कोरोना के नाम पर आप सदन का सत्र नहीं बुला रहे हो और लाखों लोग सड़क पर बैठे हुए हैं। 5 डिग्री टेम्परेचर में मौत से जूझ रहे हैं। 20 लोग शहादत दे चुके अपनी किसान। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं किसानों से वार्ता करने को तैयार हूं, लेकिन वार्ताकार उनका तो रुख नजर ही नहीं आ रहा। आप वार्ता में वार्ता में हम ये कहना चाहते हैं एमएसपी को कानून बनाया जाए। भंडारण सुनिए, अब आप जब सुनना चाह रहे हैं आप बात पहुंचाएंगे मेरी, शायद भंडारण की एक लिमिट तय की जाए। इससे ज्यादा किसी भी कॉर्पोरेटर के पास में भंडार की क्षमता नहीं होगी, वो भंडार नहीं करेगा। एमएसपी को कानून बनाया जाए। अभी केरल ने तो सब्जी और फलों पर भी एमएसपी लागू कर दी है श्रीमान।
झारखंड तैयारी कर रहा है, कर्नाटक तैयारी कर रहा है। आप कर क्या रहे हो? आप किसान से वोट मांगने तो पहुंच जाते हो, किसान के हकों की हितों की बात कर रहे हो। आपने किसान के नाम पे लाख रुपए 2 लाख रुपए के ऋण की बात की, आपने माफ कर दिया। अरे साहब, बेरोजगारों को आपको आंकड़े हो तो बता दें, नहीं आपको आंकड़े हो तो बता दें। आपको आप बगैर आंकड़ों की बात मत करो। आपने किसान को ठहराए हो राजहट नहीं, रामपाल जी ने भी कहा था राजहट नहीं, ये तो बाल हट पर उतर आए प्रधानमंत्री। बाल हट का मतलब है कि वो समझने को तैयार ही नहीं है, मैं तो यही चंद्रमा खाऊंगा। ऐसा बाल हट छोड़ें। राजहट आप उन राजहट के सामने तो पूरा देश का किसान आज बैठा हुआ है, लेकिन वो ऐसा आचरण कर रहे हैं कि तो बाल हट है। क्यों नहीं एमएसपी का कानून अब खारिज करो, एक समिति बनाओ, जेपीसी बनाओ, उसमें बैठ करके डिबेट करो, डिस्कस करो, किसानों के प्रतिनिधियों को साथ लो, उनसे बात करो। आप तो उनको आतंककारी कह रहे हो। अरे आपकी तो पार्टी का आदमी आज पकड़ा गया है, आपकी पार्टी का आदमी आज पकड़ा गया है। उसने मीडिया के सामने कहा है जब उसको मार पीट लोगों ने, हाँ मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। शर्म नहीं आती? किसान जो खेतों में किस तरह से काम करता है, किसान के लिए क्या क्या है 70 सालों में, ये तो बताइए। एक मिनट सुनिए रामपाल जाट साहब, देखिए आप लोग तो गहराई से जानते हैं, चूंकि आपके दायरे की चीज़ है ये, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों ने इसकी बहुत पढ़ाई भी की है, क्योंकि आपको बहस मुबाइसों में बैठना है, सरकार से डेलिब्रेशंस में जाना है, ये सब है। लेकिन आम आदमी ये समझना चाहता है रामपाल जाट साहब कि ये जो कानून लाए गए हैं, इसके बाद जबकि सरकार ये आश्वासन दे चुकी है कि एमएसपी का प्रावधान लिखित में संशोधन करके कर दिया जाएगा, इसके बाद ये क्या किसान के लिए विकल्प नहीं बन जाता है कि वो अपनी फसल चाहे तो अपने तरीके से इंडिपेंडेंट तरीके से उगाएं, चाहे तो किसी से कॉन्ट्रैक्ट करके फार्मिंग करें? दो विकल्प हो गए, चाहे तो सरकारी मंडी में बेचें और चाहे तो निजी मंडियां उपलब्ध होंगी उनमें जाकर बेच सकता है। ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए मैंडेटरी हो गया है कि अब आज के बाद आप जो कृषि करेंगे वो आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत ही करनी पड़ेगी और आपको उसको मंडी से बाहर ही बेचना पड़ेगा, निजी मंडी में बेचना पड़ेगा और एमएसपी से कम पे ही बेचना पड़ेगा। ऐसा बाध्यकारी तो नहीं है ये कानून, तो फिर कहां दिक्कत पैदा करता है? रामपाल जाट साहब। जेपी शर्मा साहब, आपने बहुत अच्छी बात रखी और ये सही बात है कि जनता को समझने का अधिकार है कि उनके सामने हमको बात कहनी चाहिए। तो मैं 2 बात कहना चाहूंगा इसमें। पहली, भारत सरकार ने संसद में ये कहा हुआ है न्यूनतम समर्थन मूल्य ये गारंटेड मूल्य है। दूसरा, उन्होंने कहा हुआ है हमने किसान को 2 विकल्प दिए हैं। एक, यदि वो चाहे तो अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचे, यदि वो चाहे तो अपनी उपज बाजार में बेचे। ये पहले से लगातार कहते हैं। इन 2 विकल्पों में से जो एक विकल्प है न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बेचने का, वो उपलब्धि नहीं रहता। तो आज बाजरा कहां बेचे? हम 1300 में बेचे कि 2150 में बेचे? इसलिए विकल्प की बात तो करते हैं, विकल्प उपलब्ध नहीं कराते। दूसरा जो मैं कहना चाहूंगा, सरकार ने यह नहीं कहा कि हम एमएसपी लाने का आश्वासन देते, ये बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने कहा हम एमएसपी जैसी चल रही है उसी ढंग से चलाने का लिखित आश्वासन देने को तैयार है। तो जो चल रही है यही तो हमारी पीड़ा है कि आप घोषणा भी कर रहे हो न्यूनतम समर्थन मूल्यों की, खरीद भी नहीं कर रहे। इसलिए किसान को 1 क्विंटल पर 1000 से लेकर 1500 और कब कब 3000 रुपए तक घाटा उठाना पड़ता है। तो फिर इस आंदोलन की जो कुल मांगे हैं उनका आधा हिस्सा तो इन कानूनों के खिलाफ हुआ ही नहीं। ये तो इस व्यवस्था को सुधारने के लिए हुआ कि साहब आप एमएसपी पे खरीद नहीं करते हैं, नाम ही रहता है एमएसपी का केवल, लेकिन फसल को औने पौने दाम में बेचना पड़ता है, तो उस व्यवस्था को सुधारिए, ये बात है क्या? एक तो यही बात है, बिल्कुल सही बात आपकी, एक बात तो यही है। दूसरी हमने कही कि वर्तमान में जो सरकार ने कानून बनाए, ये कानून किसानों के हितों के नाम पर ही लाना कहते हैं, जबकि इसमें किसानों का हित कहीं भी नहीं है। इसमें केवल और केवल जो बड़े पूंजी वाले हैं उनको कृषि उपजों के व्यापार पर एकाधिकार मिलेगा। ठीक है, सुरेश जैन साहब आता हूं आपके पास, रामपाल जी वापस। सुरेश जैन साहब, सारी बातें जब हम सुनते हैं, एक पक्ष को पूरा सुनिए, दूसरे पक्ष को पूरा सुनिए, कुछ तथ्य इधर निकलते हैं, कुछ गलतफहमियां इधर निकलती हैं, कुछ तथ्य इधर निकलते हैं, कुछ गलतफहमियां इधर निकलती हैं। तो क्या ये नहीं लगता कि ये जो 21 दिन से ज्यादा की कशमकश हो गई है, करीब करीब महीना भर ही होने वाला है, ये कशमकश जो है इसकी नींव में ज्यादा तो भ्रम, अफवाह और गलतफहमियां हैं? सुरेश जैन साहब। हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल सही है
और मैं इसको ये भी कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षों का अहम भी टकरा रहा है। और आवाज आ रही था मेरी आपके पास? कहीं ना कहीं उनका अहम टकरा रहा है और उस अहम के कारण ये समस्या हो रही है। जो ये बात कही जा रही है कि इस कानूनों को रद्द कर दो, अगर मान लो ये कानून रद्द कर दिए जाते हैं तो पुरानी व्यवस्था लागू होगी और पुरानी व्यवस्था में एमएसपी पर अभी सिर्फ 6% अनाज या जितनी भी जिनसों के भाव घोषित होते हैं वो खरीदे जाते हैं। 94% किसानों को तो अपनी फसल बाजार मूल्य पर ही बेचनी पड़ती है। अब आ रहा है कि व्यापारियों पर सब पर आप ये नियम लागू कर दो, तो आप नियम तो लागू कर देंगे लेकिन कोई उस दाम में खरीदेगा जब ना। आज जब जिस भाव में गेहूं आदमी खरीद रहा है और आटा बना के बेचता है या मैदा बना के बेचता है या सूजी बना के बेचता है या बिस्कुट बना के बेचता है, तो प्रैक्टिकल उसका आधार देखें कि यदि एमएसपी के भाव पर वो माल खरीदा गया तो उनका गुड्स प्रोडक्ट कितने भाव में जाएगा। और जेपी शर्मा जी, एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि लगभग 2000 रुपए में मान लो गेहूं खरीदा जाता है, उस पर पंजाब में 14.5% का टैक्स देना पड़ता है। 8% उस सामान को प्रिजर्व रखने के लिए करना पड़ता है और बाकी 34% का खर्चा आता है उसकी लोडिंग अनलोडिंग सब मिला करके। तो एक्चुअल में भारतीय खाद्य निगम को ये चीज जो 2000 में खरीदी जा रही है वो लगभग 2,500-3 हजार के आसपास पड़ती है। अब आप सोचिए कि ये जो 34-40% का खर्चा है, यदि ये सीधी खरीद होगी तो ये खर्चा सीधा सीधा किसान के पास ही आने वाला है और कहीं जाने वाला नहीं है। इसलिए अगर जहां तक ये बात आ रही है कि साहब एमएसपी पे ही खरीदो, अभी केरल गवर्नमेंट का है कि उन्होंने सब्जियों पे भी कर दिया है, तो केरल एक मॉडल है, उस मॉडल को क्यों नहीं सभी प्रदेशों की राज्य सरकारें लागू कर दी। जेपी शर्मा जी, आपको आश्चर्य होगा कि केरल का किसान राज्य खाद्य निगम जो वहां की राज्य सरकार का है, जो उचित दाम पर भाव घोषित करके खरीदती है, उसको माल ज्यादा देते हैं और भारतीय खाद्य निगम को माल कम देते हैं। तो वैसी स्थिति सब अपनी स्टेट कर ले, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट क्या लागू हो रहा है उसके रोकने के अंदर। बाकी इस बात पर भी जरूर विचार करना चाहिए, यदि एमएसपी को गारंटेड बनाने की जो बात कर रहे हैं कि एक व्यापारी भी अगर 1 रुपए की चीज खरीदेगा तो वो एमएसपी पे खरीदेगा, उसको लागू कर दिया और व्यापारी ने नहीं खरीदा तो क्या होगा, इसका कोई जवाब नहीं है। कम से कम 1 फसल 2 फसल तो ऐसी जाने वाली है कि जब व्यापारी नहीं खरीदेगा, क्योंकि अगर उसका बिस्कुट 5 रुपए में बिक रहा है और सस्ते गेहूं खरीदने पर ही मिल पा रहा है, बाकी नहीं मिल रहा। दूसरी बात यह है कि आज जो एमएसपी उसका फायदा किन लोगों को मिल रहा है, सब लोगों को नहीं मिल रहा। आप आश्चर्य करेंगे 6000 से ऊपर अपने देश में मंडियां हैं, जिनमें से 2000 से ज्यादा मंडियां अकेले पंजाब में है। हरियाणा को भी शामिल कर लो तो 50% मंडियां वही है। जितना गेहूं धान खरीदा जाता है एमएसपी पे, उसका आधे से ज्यादा खरीद सिर्फ इन 2 राज्यों में होती है, बाकी राज्यों में नहीं होती। इसलिए आप देख रहे होंगे कि अन्य राज्यों में यह आंदोलन उतना प्रभावी नहीं है जितना कि पंजाब और हरियाणा में है। उस तरह से प्रभावी इस दृष्टि को भी विचार करना चाहिए। आज मंडियों के काम ये कहते हैं मंडियां समाप्त हो जाएंगी। जी सुरेश जैन साहब, मंडियां है कहाँ? बिहार में मंडी नहीं है, केरला में मंडी नहीं है, वहां कैसे काम चल रहा है? 14 साल से किसी ने डिमांड ही नहीं करी कि वहां मंडियां खुलनी चाहिए। तो ये प्रश्न बिल्कुल है और ये अहम की लड़ाई है, दोनों पक्षों को अहम छोड़ना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक्शन लिया है, मुझे लगता है कि वो समिति बनाने की जो बात कर रहे हैं, अगर वो स्वीकार हो जाती है तो बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन ये समझाइए माधवराम चौधरी जी, आप सुरेश जैन साहब ने जिस तरीके से इस बात को तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया, इस तरह से आप क्यों नहीं किसानों के बीच में लेकर जा पा रहे हैं इस बात को? हम भी सारी चीजों को इसी प्रकार रख रहे हैं, पर जो लोग जो किसी न किसी के द्वारा भड़काए गए हैं वो लोग समझना नहीं चाह रहे। वो तो किसके द्वारा भड़काए गए? शारदा गांधी की पार्टी के द्वारा भड़काए गए। ये याद नहीं है पंजाब में कांग्रेस की सरकार आखिरी कब थी? इनका कितना वजूद है पंजाब और हरियाणा में? इसीलिए तो वहां के तो ये इस स्थिति में है कि भड़काकर किसान पंजाब के किसानों को भेज दें दिल्ली के बॉर्डर पर। जी, आप इसको जस्टिफाई करते हैं? जहां इनकी सरकार कब आई थी आखिरी, ये याद करने के लिए बहुत फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। वहां इनका इतना प्रभाव है कि ये वहां से हरियाणा, वहां से किसानों को भेज रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पर, आंदोलन करिए, इनके कहने से पहुंच रहे हैं लोग, ये मानते हैं आप। लेकिन ठीक ऐसी स्थितियां रामपाल जाट साहब, ये सवाल आपके ऊपर भी उठता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार किसानों को ये भरोसा दिलाने में नाकाम रही है, ये आशा जगाने में नाकाम रही है कि आपकी भलाई के लिए है, तो फिर आप लोग भी तो इसमें नाकाम रहे हैं कि इस आंदोलन की छवि पूर्ण रूप से
शुद्ध रूप से किसान आंदोलन के रूप में रहती, कहीं खालिस्तान करने का, कहीं उसको टुकड़े टुकड़े गैंग करने का, कहीं कांग्रेस के द्वारा भड़काया गया आंदोलन करने का ये मौका क्यों मिल रहा है? कहीं ना कहीं तो सुराख है ना, कहीं ना कहीं तो कोई आप या तो आपके आंदोलन में वो लोग शामिल हैं या फिर छेड़छाड़ कर पा रहे हैं, आप उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। शारदा कांत शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं एक निवेदन कर रहा हूं, आज अकाली दल ने कहा टुकड़े टुकड़े गैंग, तो ये वर्तमान भारत सरकार है। दूसरा मैं एक बात कहना चाह रहा हूं चौधरी जी, 86% किसान 2 हेक्टेयर से कम जमीन का मालिक है। वो जब उन बड़े बड़े उद्योगपतियों से, कॉर्पोरेटर से जब एमओयू करेगा, एमओयू की क्या शक्ल होगी? क्यों करेगा शारदा कांत जी? ये तो वैकल्पिक है ना, जरूरी नहीं, वैकल्पिक नहीं है, वो फंस जाएगा, वो फंसेगा, किसान उसको फांसेंगे उसको। अरे साहब, पानीपत में अडानी ने 100 हेक्टेयर के अंदर अपना वेयर हाउस बना लिया है। पानीपत में अडानी ने, पानीपत में अडानी, सुनो ना, अरे साहब, पानीपत में अडानी ने 100 हेक्टेयर का गोदाम बना लिया है। किसके कहने से बना लिया, क्यों बना लिया? नहीं, आप विषय पे जाइए, आप फूड कॉर्पोरेशन साहब, आपने एक्ट अगर पढ़ा है, आपने एक्ट अगर पढ़ा है तो सेक्शन आपका आपके हर एक्ट में धोखा है। नोटबंदी चौराहे पर बुला लेना, आप ऐसी बात करते हैं जिस बात, नोटबंदी चौराहे पर बुला लेना। नोटबंदी में क्या हुआ? कौन से चौराहे पर मिलोगे? कौन से चौराहे पर मिलोगे? नोटबंदी चौराहे पर बुला लेना। अब किसानों के हित की बात कर, प्रधानमंत्री बैठ करके बात करें किसानों से, सरकार है ना, किसानों से प्रधानमंत्री बैठ करके बात करें, नहीं कर रहे हैं किसान, प्रधानमंत्री किसानों से बैठ करके बात करें ना, हम किसानों से बात करें, ये भी तो उलझन है शारदा कांत शर्मा जी। जब फसल अगर कोई एक वर्ग जाता है किसानों का तो दूसरा कहता है ये तो फर्जी, हमने नाम ही पहली बार सुना है। कौन सी इन्होंने फर्जी संगठन नए खड़े कर देगा, साजिश रची। तो कैसे सत्य तक पहुंचे, उस ब्रह्म ज्ञान तक कैसे पहुंचा जाए, ये भी तो एक उलझन है। डेटा पड़ा है और 30 लोगों की शहादत हो गई। चूंकि दोनों तरफ से इस तरह के वन लाइनर आए हैं कि जैसा जहां से मैंने बहस की शुरुआत की थी कि इससे कम नहीं चाहिए और ये तो हम नहीं देंगे की स्थिति है। इसमें अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी मामले में कहीं ना कहीं बीच में उसकी भूमिका आ गई है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये मामला आपसी बातचीत से निकलता है या इसका हल कोर्ट के चौखट से बाहर आता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।